हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके कि हमारे पास कितनी स्टेट्स रहती है मैटर की एंड वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट डिसाइड होती है एट अ गिवन कंडीशन। राइट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर क्लासिफिकेशन को लेके कि हम आखिरकार सॉलिड को किन किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं एंड उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। राइट, तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो हम सॉलिड स्टेट को दो बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर अरेंजमेंट में है या इररेगुलर अरेंजमेंट में है। एंड दूसरा, सॉलिड स्टेट के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन लगी रही है, क्या वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्या वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्या वहां पर मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है एंड सो ऑन। तो हमारे पास सॉलिड को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम कि हमारे पास सॉलिड के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो कैसी है। ठीक है, तो जब हम सॉलिड को अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के सॉलिड बनते हैं। या तो हमारे पास होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो हमारे पास होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे अमरफस सॉलिड। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ सॉलिड वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमरफस सॉलिड। राइट, अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमें रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जबकि अमरफस सॉलिड के अंदर हमें इररेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो अमरफस सॉलिड होते हैं उनके अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कहने का क्या मतलब है, रेगुलर है या इररेगुलर है। तो देखिए रेगुलर अरेंजमेंट से मतलब है कि अगर मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दिया जाएगा तो वहां पर मैं उसकी अरेंजमेंट को देख के बता सकता हूं कि अब कौन सी अरेंजमेंट आने वाली है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो ए एटम की बनी हुई है। ठीक है, जो सेकंड लेयर है वो बी एटम की बनी हुई है, जो थर्ड लेयर है वो दोबारा से ए एटम की बनी हुई है। तो मुझसे कोई पूछे कि बताओ यहां पर हमारे पास फोर्थ लेयर कौन से एटम की बनी हुई होगी, तो हमें दिख रहा है यहां पे एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले ए एटम की लेयर है, फिर बी एटम की लेयर है, फिर ए एटम, तो दोबारा कौन सी लेयर बन जाएगी हमारे पास, बी लेयर देखने को मिल जाएगी, बी एटम की लेयर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अरेंजमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, और इसी वजह से जब हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट की तो हम कभी भी अमरफस सॉलिड को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट प्रिडिक्टेबल है, क्या अरेंजमेंट हो सकती है, क्या अरेंजमेंट होने वाली है। लेकिन अमरफस सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सकता आसानी से। राइट, तो इसीलिए जब हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे आगे आकर सॉलिड के बारे में, तो हम कंप्लीटली सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं। ठीक है, हम सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं, अमरफस सॉलिड को नहीं पढ़ते हैं। हम यहां पर बस बात कर रहे हैं कि अमरफस सॉलिड में होता क्या है। तो हमने कहा अमरफस सॉलिड में इररेगुलर अरेंजमेंट है। इररेगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी एटम कभी भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी एटम कभी भी आ सकता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपके सामने एक लेयर लिखी हुई है, तो यहां पर हमारे पास पहले ए था, फिर बी, फिर ए, फिर दो बार बी एटम आ चुका है। तो यहां पर आपको दिख रहा है काफी ज्यादा इररेगुलर अरेंजमेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे इररेगुलरिटी है, इररेगुलर अरेंजमेंट है। हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो नेक्स्ट लेयर है उसमें पहला एटम कौन सा होगा, उसके नेक्स्ट लेयर में कौन सा होगा। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं। राइट, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक होते हैं या एनआइसोट्रोपिक, या फिर कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर आइसोट्रोपिक सॉलिड और व्हाट आर एनआइसोट्रोपिक सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, जबकि अमरफस सॉलिड जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है,
जो अमरफस सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं आखिरकार आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक से क्या मतलब है। तो देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती है जो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग बिहेव करती है। ठीक है, हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसकी हर लेयर में हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो वो सॉलिड जो कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उन्हें हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक सॉलिड। वो सॉलिड जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक सॉलिड। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में है, अगर इनके अंदर अरेंजमेंट रेगुलर है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। सो व्हाई दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, राइट। तो देखिए आपने कहा अभी अभी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करता हूं, एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ निकालने लग जाऊं, फर्स्ट लेयर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ निकालने लग जाऊं तो यहाँ पे ए और ए एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर इनका बॉन्ड अलग फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा, राइट। एक ए एटम दूसरे ए एटम से एक अलग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ होगा और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लग रही है ये अलग होगी कंपेयर टू बी और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, ठीक है। बी और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे अलग होगी, राइट। तो अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस लेयर के अकॉर्डिंग निकालूं तो अलग आएगी, अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस लेयर के अकॉर्डिंग निकालूं तो अलग आएगी, और अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस लेयर के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो अलग आएगी। तो देखिए हमने डिफरेंट डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करी तो हर डायरेक्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या आ रही है, अलग आ रही है। क्यों अलग आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कुछ और एटम है, यहाँ पे कोई और एटम है, इस लेयर में कुछ और एटम है, राइट। तो इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं, राइट। लेकिन क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड हमारे पास कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, क्यों रहेगी, यहाँ पे देखो लगभग वही एटम रिपीट हो रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऑलमोस्ट वही ए बी एटम है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी उतने ही ए बी एटम है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है लगभग सेम वही यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो लगभग जो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम होगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी लगभग हर एक एटम इरेगुलरली पाया जाएगा। तो हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर ऑफ एटम है वो लगभग सेम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अमरफस सॉलिड है वो हमारे पास आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, राइट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से समझे क्या मतलब है। शार्प बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक सब्सटेंस है जो कि जिसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, राइट। अब अगर वो क्रिस्टलाइन होगा सॉलिड, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मैं किसी भी टाइम पर उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट निकाल के देखूंगा तो वो 100 डिग्री ही आएगा। अगर मैं उस कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाऊं और उसको अगर मैं प्योरीफाई कर दूं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, और उसका मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं तो हर बार वो 100 डिग्री ही आएगा, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है कि उन सब्सटेंस का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट सेम आता है हर बार। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए डायमंड है, ठीक है, तो डायमंड का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है लगभग 3873 केल्विन, ठीक है। और डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जब भी मैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखूंगा, चाहे किसी भी डायमंड को उठा लूं मैं, हर डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3873 केल्विन ही हमें देखने को मिलेगा, राइट। जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम रेगुलर नहीं है,
राइट। तो इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कभी भी लैब्स में यूज नहीं करते। जब भी आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, आप कोई कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हो या कंपाउंड फॉर्मेशन करते हो, तो आपका कंपाउंड सही बना है या नहीं बना, वो कैसे चेक करते हैं, हम पहले उस कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करते हैं, और क्रिस्टलाइज करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, और उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेक करके हम रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि किस कंपाउंड का ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। क्रिस्टलाइज करने का रीजन ये है क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें पता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिड आ चुका है, और क्रिस्टल्स जो है हमारे पास उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। अगर हम उसको क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम उनको यूज नहीं करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब हम इनको नाइफ से कट करते हैं, जब हम इनको नाइफ से कट करते हैं तो हमें शार्प एजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि क्लियर कट देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें शार्प एजेस देखने को मिलती हैं, जबकि अमरफस सॉलिड में जब हम कट करेंगे तो शार्प एजेस देखने को नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मान लीजिए मेरे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने इसको कट कर दिया इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर जब कट करेंगे तो कुछ इस टाइप का सॉलिड देखने को मिल जाएगा। इनकी जो एजेस होंगी वो क्या रहेंगी, शार्प रहेंगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एजेस है वो क्या एकदम शार्प है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड को जब हम कट करेंगे तो इनकी शार्प एजेस देखने को नहीं मिलेगी, इररेगुलर एजेस देखने को हमें मिलेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। एक इंपॉर्टेंट बात और, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है एटम्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करती है, यानी कि काफी लंबे रेंज तक, काफी लंबी रेंज तक सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगी, सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, इररेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका क्या मतलब हो गया कि लंबे टाइम तक सेम अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रही है, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास अमरफस सॉलिड क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। अमरफस सॉलिड क्या होता है हमारे पास, अमरफस सॉलिड हमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या था, ए बी ए बी, यहां तक तो रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही थी आपको, लेकिन 4 एटम आने के बाद ये अरेंजमेंट क्या हो गई, इररेगुलर हो गई, राइट। यानी कि यहाँ पे रेगुलरिटी तो रहती है लेकिन बहुत थोड़ी रेंज तक रहती है, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। जबकि अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो रेगुलरिटी है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक मेंटेन रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो रेगुलरिटी है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक मेंटेन रहती है, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक सल्फाइड हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोरोन नाइट्राइड हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमरफस सॉलिड की, तो जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया हमारे पास, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे अमरफस सॉलिड है। देखो अगर हमारे पास क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, सिर्फ क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज हमारे पास जो है वो क्या है, वो है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज, ठीक है। लेकिन हमारे पास मान लीजिए क्वार्ट्ज ग्लास लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो होता है हमारे पास अमरफस। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सॉलिड, राइट। तो सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सॉलिड स्टेट को, सॉलिड सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है। दो बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड स्टेट को, जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो एटम है उनमें कौन सी अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर भी हम सॉलिड स्टेट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग अट्रैक्शन प्रेजेंट हो सकती है और उन्हीं अलग अलग अट्रैक्शन को हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है।
आपको ये पता है कि हमारे पास दो एटम के बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, तो वो सॉलिड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या देते हैं, आयनिक सॉलिड। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिन एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा और अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे, राइट। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे मेटेलिक सॉलिड। अगर हमारे पास जो सॉलिड एटम प्रेजेंट है उनमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटेलिक सॉलिड कह देंगे, राइट। अगर हमारे पास जो एटम है, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इन्हें हम क्या कह देंगे, कोवेलेंट सॉलिड कह देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम इनमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, कौन से टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आयनिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो आयनिक सॉलिड कह देंगे, मेटेलिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है जो कि मेटल मेटल के बीच में होती है तो मेटेलिक बॉन्ड कह देंगे, मेटेलिक सॉलिड कह देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है दो एटम के बीच में तो कोवेलेंट सॉलिड कह देंगे। और फोर्थ हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि इनमें से अगर कोई भी अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहां पर हमारे पास वॉन डेर वाल अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, जहां पे हमारे पास वॉन डेर वाल अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। अब आयनिक सॉलिड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोवेलेंट सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या मेटेलिक सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है अगर आपको किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। आई होप आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।